पेरिफेरी आपकी क्या है, सिलेबस है। तो क्यों ना जो है सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करें। अच्छा, अब बात आ जाती है, अगर हम सिलेबस की करें तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर आप क्लास 10वीं में आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है ऑलरेडी क्लास 9th में कई सारी चीज़ें जो है पढ़ के समझ के और देखते हुए जो है आ रहे। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जो है क्लास 10th में आ गए, है ना। तो क्लास 9th में आपने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि क्योंकि ये जो आपकी क्लास 9th और क्लास 10th है वो कंबाइंड होती है, या एक प्रकार से कह लीजिए दोनों जो है को रिलेटेड होती हैं। इसीलिए आपने क्लास 9th में देखा था कि आपके 6th जो है क्या है, आपके सब्जेक्ट हैं। एम आई राइट? ऑफ कोर्स, है ना। तो सिर्फ 6 सब्जेक्ट चूंकि हैं, और ईच सब्जेक्ट में जो है आप देखते हैं कि सारे के सारे 6 सब्जेक्ट आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र है या विषय विषय पत्र है वो आपके 100 मार्क्स कैरी करता है। अब ये जो 100 मार्क्स हैं, यानी कि टोटल मिला के अगर हम देखें तो 6 इंटू 100 मार्क्स हो गए, तो ये हो गया आपके 600 मार्क्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 600 मार्क्स से ही जो है क्या है आपकी जो भी आप तैयारी के दौरान या एग्ज़ाम के दौरान जो भी आप अचीव करते हैं मार्किंग, ठीक है, उसको परसेंटेज वाइज निकाल करके आपको बताया जाता है कि आपकी 90% बनी, आपकी 80% बनी, या आपकी 70% बनी। ठीक है, तो कोई तो नहीं चाहेगा कि हमारी जो है बिलो दी 60% बने, राइट। तो हम लोग इसीलिए जो है एग्जिट हुए हैं, आप सभी के साथ में जो है हम लोग एक दूसरे से इसीलिए मिल रहे हैं ताकि जो है आपके जो परसेंटेज है उसको जो है क्या है बूस्टअप किया जाए, और टू दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही जो है आपकी तैयारी सुनिश्चित की जाए। तो इसीलिए जो है मैं भी जो है आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। अब मेरा दायरा क्या है, तो मैं अपने सबसे पहले दायरे को भी बता देता हूँ ताकि आपके माइंड ऑफ व्यू में ये कंफ्यूजिंग पैदा ना हो कि ये जो फलाना टीचर है ये आपको किस तरीके से गाइड करेगा और क्या गाइड करेगा। सो बीइंग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक है, एक आर्ट्स कला विज्ञान से संबंधित मैं अपना पृष्ठभूमि को जो है जो जिस तरीके से रख रहा हूँ, तो उसमें जो है मैं मेरा जो सब्जेक्ट आपके साथ में रहेगा वो रहेगा सोशल साइंस। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे सर सोशल साइंस ये तो कोई पढ़ने वाली चीज़ है। बहुत सारे लोगों में ये मिथ्या रहती है कि जो है सोशल साइंस कोई पढ़ता है क्या। आप देखिएगा कि अमूमन जो है लोग जो है साइंस को प्रेफर करते हैं। नो डाउट इट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट सब्जेक्ट, बट चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है कि क्लास आम तौर पर जो क्लास 11th और क्लास 12th का जो बच्चा होता है वो आम तौर पर चूंकि पीसीएम गाइडेड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अडॉप्ट करता है। सो दैट्स इज वाई द बेसिक नेसेसिटी इज योर सब्जेक्ट इज अ साइंस। तो इस वजह से आपकी साइंस सब्जेक्ट जो है क्या हो जाती है, प्रेफरेंस हो जाती है। लेकिन मैंने क्या बताया, विदाउट पीसीएम आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका एक जो सब्जेक्ट है वो भी कैरी करता है 100 मार्क्स। और जो लोग कहते हैं कि हम बगैर देखे या कह लीजिए बगैर पढ़े ही इस सोशल साइंस के विषय में सारी चीज़ें लिख देते हैं, तो मेरा मानना है कि आप जो है प्रश्न पत्र को देखिए। क्या आप पॉसिबल है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिकल पॉलिटी से जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या आप उन्हें बगैर समझे बगैर पढ़े आज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप उनको लिखने में सक्षम हैं। तो आप अंदर ही अंदर ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये बात तो हकीकत है, क्योंकि एक आम धारणा के तहत लिखना वो आपको एक एवरेज मार्किंग तो दे देगा, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो जो है बिलो दी 60% ना रहते हुए हमें जो है 70 80 और इवन 90% को भी क्रॉस करना है। मैं तो यही मान के चलता है, ठीक है। तो इसलिए इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके
आउट ऑफ 6th सब्जेक्ट भी जो है क्या हो, कंप्लीट हो। और इन 6 सब्जेक्ट को, यानी कि 6 में से अगर हम अपना वाले सब्जेक्ट यानी कि ये सोशल साइंस को इंक्लूड कर लें, यानी कि अगर हम इसके देखें, दृष्टिकोण को देखें, तो दरअसल ये जो सोशल साइंस सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके बकाया के जो सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं हिस्ट्री, सॉरी साइंस, मैं आपकी बात करूं हिंदी, है ना, मैं आपकी बात करूं इसके अलावा इवन हम लोग ग्रामर में भी जो है कुछ पोर्शन जो है देखते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, आप तो सोच रहे होंगे कि अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हिंदी में जो है कहीं ना कहीं गद्य पद्य के अलावा हमें और कुछ दिखता ही नहीं। ये बात सही है, लेकिन जो सेकंड हिंदी का पोर्शन है उसमें आप यकीन मानिए आप ऐसे करते हैं, और ऐसे का जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे मुद्दों पर केंद्रित मिलता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो दोनों में ऐसे नेसेसरी होते हैं। और चूंकि वो मुद्दे आज के संदर्भ में, आज के सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसी लिहाज से ये सारे के सारे टॉपिक किसमें कवर हो जाते हैं, आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट में कवर। तो सोचिए आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, जिसका एडवांटेज आपको क्या है, हिंदी के पेपर में देखने को मिला। साइंस तो भाई समझ लीजिए कि जो आप साइंस में पढ़ के आएंगे उसका अप्लाइड वर्जन जो है आप सोशल साइंस में देखेंगे। इवन जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो आपके लाइट से रिलेटेड हो चाहे वो आपके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हो, इसका आप यूज़ देखेंगे सोशल साइंस में। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या है, रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। तो जो आप मेटल्स वगैरह उनके जो टाइप्स हैं वो सब आप साइंस में पढ़ के आएंगे, है ना। तो उनका रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज़ आपको किस में दिखेगा, ज्योग्राफी में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट जो ऐसा है जो आपकी मार्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। फिर आप जो है किसी भी अदर सब्जेक्ट में इसके बिहाफ पर जो है आप अच्छे तरीके से, यानी कि एक होता है नहीं है कि आप स्ट्रेटजी बनाना सीख जाते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि इस चीज़ का यूज़ क्या है। तो भले ही वो चीज़ आपने कभी ना देखी हो ना पढ़ी हो, लेकिन उसके बारे में आपको क्या है, अवेयरनेस होती है, ठीक है। तो इस लिहाज से सोशल साइंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। नॉट इवन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, बट ऑल्सो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, भविष्य में जब आप आफ्टर द 12th कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, देन इट्स हेल्प्स यू लॉट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसका परसेंटेज आज के समय में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैथ रीजनिंग अपनी जगह है, लेकिन फिर भी रीजनिंग की भी मैं बात करूँ तो उसमें भी जो है क्या है, आपकी तार्किकता को बढ़ाने में मदद कौन करता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट, और ये मिलके बना है आपका इसीलिए सोशल साइंस से। सो दैट इज़ वाई मैंने इतना डिस्कशन, होल डिस्कशन क्यों किया, बिकॉज ऑफ आपको ये समझाने के लिए कि वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और अ नेसेसरी सब्जेक्ट, ठीक है। सो बिफोर वी प्रोसीडिंग आवर लेक्चर्स, सो इतनी सारी की सारी जो माथापच्ची थी वो इसलिए की गई थी। अब आपको आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्यों जो है इस सब्जेक्ट को लेकर के इतना ज़्यादा आपको, आपके लिए वेटेज दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा साइंस का जो पोर्शन रहेगा उसमें मैं दरअसल आपको जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, ठीक है, वो भी मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप इसका ये वाला जो सेक्शन है बायोलॉजी वाला, वो भी जो है आप मेरे से पढ़ने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो आगे जो भी लेक्चर्स होंगे तो उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। अच्छा, तो अब हम लोग जो है सिलेबस की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा सोशल साइंस, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है वो मैं मान के चल रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। क्या होता है सामाजिक विज्ञान, इसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बस उससे पहले क्या है, हम लोग सिलेबस पर निगाह डाल लेते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस पेपर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 100 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और इस 100 मार्क्स में से आपको जो 70 मार्क्स हैं, ठीक है, वो आपके रिटन आधारित होते हैं, जिन्हें आपको लिखना हुआ होता है, ठीक है, रिटन होते हैं। वहीं जो 30 मार्क्स हैं आपके, वो क्या है, आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो प्रैक्टिकल आधारित जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ये वाले जो सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा हर एक जो है ईच ऑफ पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप क्लास 9 पढ़ के आए हैं। फिर इस दरअसल क्लास ये जो 70 मार्क्स का पेपर है आपका सोशल साइंस में, जो कि 4 सेक्शन में आपका डिवाइडेड है, जैसा कि आप क्लास 9 में भी ऑलरेडी देखे थे। तो इसीलिए इस 70 मार्क्स को फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ठीक है। जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, या यूनिट कह लीजिए, इकाई कह लीजिए, या आप सेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए जैसे कि बात करता है आपका हम्म, भारत एवं समकालीन विश्व की, राइट, इतिहास विषय से संबंधित जो आपका जो है क्या है, ये सेक्शन देखने को मिलता है। ये कैरी करता है आपके 20 मार्क्स आउट ऑफ 70, ठीक है। वहीं आप देखेंगे, आप जो दूसरा सेक्शन है वो देखेंगे, वो है आपका समकालीन भारत करके, ठीक है। ये जो है ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, तो ये भी आपको 20 मार्क्स कैरी करते हुए देखने को मिलेगा। वहीं आप देखेंगे कि जो तीसरा सेक्शन है आपका वो पॉलिटी से संबंधित होगा, तो उसका जो नाम है आपका लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। ये सारे के सारे जो है आपको दूसरे द्वितीय भाग होंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये आपका 15 मार्क्स कैरी करेगा। और जो अंतिम है आपका वो है आर्थिक विकास की समझ, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका 15 नंबर्स कैरी करेगा। इतनी बात आई समझ में। पहला है आपका इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि हिस्ट्री पोर्शन से संबंधित है। दूसरा है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि भूगोल से विषय से संबंधित है। तीसरा है आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटी, लोकतांत्रिक राजनीति। और चौथा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाते हैं कि 70 मार्क्स को ऐसे बांटा गया है, ठीक। तो अब हम लोग जो है हर एक जो है टॉपिक का, या कह लीजिए हर एक सेक्शन का सिलेबस जो है देखने का प्रयास करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको इसके लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मैं इरेज कर लूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ। ओके, तो जैसा अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, वो उसका विवरण आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहले
सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इतिहास विषय से संबंधित है, और इसका नाम क्या है आपका? भारत एवं समकालीन विश्व, पार्ट 2। तो ये कितने मार्क कैरी करिए हैं? ये 20 मार्क्स आपके कैरी किए हुए हैं। ठीक है, तो इस 20 मार्क्स में से आप देखिएगा कि ये 8 नंबर हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आपको यूनिट 1 है उससे देखने को मिल जाएंगे, खंड 1 से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं जो आपके खंड 2 और खंड 3 है उससे आपको 7 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 8 + 7 इक्वल टू कितने हो गए? 15 मार्क्स। और 5 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? मैपिंग रहेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? तो ये क्या है? आपका खंड 1 है से 8 नंबर का आएगा, तो इसीलिए शुरुआत के जो आपके 4 चैप्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी जो है आपके 7 नंबर कैरी किए रहते हैं। ठीक है, और ये क्या रही आपकी? मैपिंग के रहे। इतनी बात आपको आ गई समझ में? ठीक है, अब देखिए, जो आपका खंड 1 है उसका सिलेबस आपको ये देखने को मिलेगा इस तरीके से। पहला क्या है, उसमें घटनाएं और प्रक्रियाओं के बारे में आप देखेंगे, तो आप यूरोप में नेशनलिज्म का उदय किस तरीके से हुआ है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही आप भारत में जो है राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ है इसके बारे में आप समझेंगे। इसमें जो है आपको क्या क्या देखना है, तो देखिए ये आपके सब टॉपिक दिए गए हैं। 1830 में यूरोप किस तरीके का था, है ना? जोसेफ मैथ्सनी के विचार क्या थे उस दौर में? ठीक है, उसी समय कई सारे आंदोलन हो रहे थे, पोलैंड हो गया, हंगरी, है ना, ग्रीस, इटली, जर्मनी। तो इन सारे के सारे विश्व के ये जो देश हैं, यूरोप के देश हैं, इनमें जो आंदोलन की ये जो विशेषताएं थी वो क्या थी, ये सब जब आप पढ़ लेंगे तब आप भारत में राष्ट्रवाद देखिएगा, भारत में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई, उसका भी एक अपना इतिहास है। जब हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हो रहे थे तो उस दौर में जो है क्या है, हमारे राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है विकसित हो रही थी, है ना? तो आज हम लोग कह नहीं देते हैं, आज हम लोग सीधा कह देते हैं कि खून, आ, कि आज जो तेरा खून न खौला, खून नहीं वो पानी है ना? जो देश के काम ना आए वैसी वो क्या है, जवानी बेकार है, इस तरीके से कहा जाता है। तो इसी तरीके से जब राष्ट्रवाद को देखेंगे तो उसमें किसान को भी शामिल करेंगे, जनजातियों को भी, श्रमिकों को भी देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया है भारत के आज़ादी के आंदोलनों में, सबने अवज्ञा की क्या सीमाएं हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अपनत्व की भावना है, आज ब्रदरहुड जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो कैसे डेवलप हुई, तो वो भी देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका सिलेबस का सेक्शन 1 था। खंड 2 में देखिए जीवन, आजीविका और समाज के बारे में, तो इसमें आप भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज, युग कह लीजिए। तो इसमें आप भूमंडलीकृत विश्व में आधुनिक विश्व से पहले की कहानी देखेंगे। फिर 1815 से लेकर के 1900 की कहानी देखेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कहानी क्या है, औपनिवेशवाद पर आधारित है, कॉलोनियलिज्म। जैसे भारत क्या है, भारत लंबे समय तक जो है क्या है, यूरोप का या कह लीजिए ब्रिटेन का गुलाम रहा। तो कैसे एक देश पर जब दूसरा देश जो है कब्जा कर लेता है, उसका आर्थिक शोषण करता है, सामाजिक शोषण करता है, राजनीतिक शोषण करता है, तो ये जो पूरी की पूरी जो दशा है ऐसे देश की, वो क्या, किस में परिवर्तित हो जाती है? उपनिवेशवाद में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग आर्थिक मंदी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो उसके आउटकम्स के रूप में हमें आर्थिक महामंदी देखने को मिलती है, उसका क्या प्रभाव जो है पड़ता है वो हम समझेंगे इसमें। विश्व में फिर धीरे धीरे कैसे वैश्वीकरण की शुरुआत होती है, क्योंकि आज जैसा समाज है हमारा वैसा पहले नहीं था। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग ये समझते ही नहीं कि जैसा आज चीज़ें हैं वैसी पहले नहीं थी। आज की चीज़ों से पहले की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्या है, अलग थी।
तो वो अलग बनी कब? जब उनके बारे में जो है हम लोग जानेंगे, तब आपको पता चलेगा, राइट? वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर की बात करेंगे हम लोग कि आखिरकार किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कई सारी जो है चीज़ों में बदलाव किया। इवन भारत भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज का, चूँकि उस समय भारत हम लोग जो है क्या है, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, या कह लीजिए उनका हमारे देश पर राज था। इस वजह से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं मानी गई या धीमी मानी गई, है ना? जिस तरीके से यूरोप विकसित कर रहा था या विकास कर रहा था, उस दौर में भारत क्या है, अपना पिछड़ापन जो है लिए हुए था, आर्थिक पिछड़ापन। और वो किसकी देन थी? वो काफ़ी हद तक हमारे ब्रिटिशर्स की देन थी। तो वो सब हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर जब यूरोप में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में जब ये प्रक्रिया चल रही होती है, तो उस दौरान मजदूर कैसे थे, हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे। कैसे जो है उद्यमी और कामगार अपनी फैक्ट्रियाँ लगाया करते थे, है ना? तो आज जैसे हम लोग देखते हैं फैक्ट्रियों में मजदूर 8 घंटे मिनिमम जो है 8 घंटे काम कर रहे होते हैं, और उससे अगर अतिरिक्त काम कर रहे होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसी दशा नहीं थी, 18-18 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था, कामगार को, है ना? तो हम लोग ये देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार आज जो हम लोग मार्केट देखते हैं, तुरंत सामान ले आते हैं, वैसा मार्केट पहले नहीं। मार्केट खोजने के लिए, वस्तुओं को अ, बनाने के लिए जब फैक्ट्री लगी, तो उसके बाद उनको बेचना भी जो है ज़रूरी था। इसके लिए क्या है, कई सारे विश्वों ने होड़ लगी, कई सारे विश्वों के बीच में, कि हम पहले बेचेंगे कहीं, हम किसी देश में जाएंगे पहले। तो इस तरीके से आप देखेंगे कई सारी प्रक्रियाओं को होते हुए। फिर आप जो है सेक्शन 3 की तरफ बढ़ेंगे, तो रोज़गाना की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति के बारे में आप जानेंगे। इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर जो कह सकते हैं सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, जो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताता है। अतीत क्या था किसी चीज़ का, ये पेन का, इसका भी एक अतीत है ना? ये घड़ी है, इसका भी एक अतीत है। तो हर एक चीज़ उसी प्रकार से देखिए, मुद्रण संस्कृति, छापे खाने की जो संस्कृति है, आज आमतौर पर आप प्रिंटेड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे आप किताब भी लिए हैं, तो वो भी आप मुद्रण संस्कृति पर ही आधारित है ना? प्रिंटिंग कल्चर पर ही आधारित है। तो वैसे ही आधुनिक दुनिया का कैसे इजाद हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेस का विकास हो, ठीक है, और फिर राजनीति में किस तरीके से यूज होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। फिर देखिए लास्ट में आपको 5 अंक का क्या है, मानचित्र कार्य है। ठीक है, तो मानचित्र कार्य में आप समझ लीजिए कि आपको चैप्टर नंबर 3 दिया है यहाँ पर, जिसमें कि आपको भारत में राष्ट्रवाद क्या है उसका पहचानना, उसके फेजेस में कहाँ पर किसी का अधिवेशन हो रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना? तो वो बारे में आपको महत्वपूर्ण केंद्र जान लेने हैं कि अशोक आंदोलन किस जो है जगह पर, किस व्यक्ति ने जो है उसको लॉन्च किया था। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, समकालीन भारत एवं समकालीन विश्व, वो जो है आपका सिलेबस आपने देख लिया। वैसे ही आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, सो दैट कि एक ही जो है वीडियो में क्या है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होते चले, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसी सिलेबस के आधार पर या बेस बनाते हुए आपके मैं अगले वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी दिखाऊंगा, कि इसी सिलेबस पर आधारित आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होंगे, जो कि क्या है, आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, किस सेक्शन से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें भूगोल की, समकालीन भारत की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, तो वो भी आपकी हमने क्या बताया, 20 अंक कैरी किए रहते हैं, और इस 20 में से 9 मार्क्स ये हो गया यूनिट 1 से, ठीक है? और फिर से अगेन 6 मार्क्स यहाँ पर देखिए यूनिट 2 से, और 5 मार्क्स आपके किससे, तो 5 मार्क्स आपके मैप बेस्ड प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर थोड़ा कहानी अलग है, यहाँ पर जो 4 चैप्टर हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, एडवांटेज है, जिसमें कि आप 9 मार्क्स जो है कैरी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो पहला चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास, दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव, तीसरा चैप्टर है आपका संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, चौथा है आपका एग्रीकल्चर। ये देखिए,
क्यों महत्वपूर्ण है भाई? आप बताइए, ये सारी चीज़ें आज के दौर में क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? आप बताइए, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक चीज़ को देखते हैं अपने गांव क्षेत्र में, या खुद आपके ही परिवार में बहुत सारे लोग जो है कृषि क्षेत्र से जुड़े होंगे। तो कृषि क्षेत्र से आज के समय में जो समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को आप जब यहाँ पर देखते हैं सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। आप ये जान पाते हैं कि सरकार आपके कृषि के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। कृषि में आखिरकार जो समस्याएं हैं वो आखिरकार किस किस प्रकार से संबंधित है। क्या समस्याएं फसलों के संबंधित हैं, क्या समस्याएं बीज से संबंधित हैं, क्या समस्याएं मिट्टी से संबंधित हैं। इस तरीके की कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, है ना? वैसे ही आप वन एवं वन्यजीव संसाधनों के बारे में जब पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि आज के दौर में वन्य जीवों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है ना? आप ये बात आप जानते ही हैं कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसके बावजूद कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम लोग हाईली डिपेंडेंट हैं। पेड़ों से ही जो है आप लोग क्या इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कागज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दरवाजे, फर्नीचर जो भी हो गया, वो जो है आप पेड़ों की लकड़ियों से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको काटा जाना, वो आज के लिए नेसेसिटी बन गई है। प्लस जब उनको इतनी बड़ी तादाद में काटा जाता है, तो उनका रीजनरेशन क्या है, कम हो जाता है। और इस रीजनरेशन से के कम हो जाने के कारण क्या होगा कि अगेन हमें क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो गया, या आपको ये भी पता होगा कि बारिश जो होती है ना, वो भी अट्रैक्ट होती है पेड़ पौधों से। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो वहाँ पर क्या है, बादलों का जो घनाव है वो भी आपको बिखरा बिखरा मिलेगा, तो वहाँ पर बारिश की समस्या होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर एक जो है भूगोल में चीज का महत्व है। और चूंकि हमें पहला चैप्टर ही पढ़ना है संसाधन, और संसाधन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हर एक रिसोर्स का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है भारत के आर्थिक विकास में। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो उसमें कई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेगी, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रही होंगी। यहाँ पर हम लोग रिसोर्स पढ़ के जाएंगे, और वहाँ पर उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यूनिट 2 देखिए आपकी, उसमें आपके 5 चैप्टर हैं। ये भी सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। खनिज, आप साइंस में पढ़ के आते हैं, मैंने आपको कहा था सोशल साइंस आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगी, चाहे वो आपका साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे ऐसे से संबंधित आपके विषय हो, है ना? इवन आपके कुछ चैप्टर्स भी जो है, जैसे कि पद्य में आप देखेंगे या गद्य में देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर अजंता एलोरा की केव्स के बारे में डिस्कस किया गया है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस होती हुई नजर आएंगी सोशल साइंस के सब्जेक्ट के टॉपिकों से। ठीक है, इसीलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो विनिर्माण उद्योग के बारे में देखेंगे, भारत में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, आज आप लोग देखते हैं ना, टाटा, बिरला, अंबानी, बहुत सारे उद्योगपतियों के बारे में आप सुनते आ रहे हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि भारत में आखिरकार जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो आयरन एंड स्टील्स हो गई, एल्यूमिनियम होगी। इसके अलावा और भी जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज हैं, और आज के समय में जो इंटरनेट और जो चैट और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना अब चूंकि बदल गया है, तो कई सारे सॉफ्टवेयर पार्क भी बन रहे हैं, तो वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारी एनर्जी है, वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब वो एनर्जी यानी कि आप ऊर्जा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जो आप बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी डिवाइस से अब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? तो उस डिवाइस को एनर्जी किस चीज़ से मिल रही है? तो हो सकता है कि अभी आप जो है कह दें कि उस डिवाइस के, यानी कि उस मोबाइल की बैटरी से मिल रही है पावर, लेकिन उस बैटरी को भी तो रिचार्ज करना पड़ता है या चार्ज करना पड़ता है। तो वो क्या है, उसके लिए भी तो जो है आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो वो लाइट आती कहाँ से है? वो चाहे देखेंगे आप, तो भारत में कई सारे जो है ऐसे क्षेत्र है जहाँ से हम, मेन सोर्स तो हमारा आपको भले ही देखने को मिल जाए सौर ऊर्जा, जो कि आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा सोलर पावर प्लांट्स लगने शुरू हो गए हैं, है ना? बट उससे पहले हमारे पास गैर परंपरागत स्रोत ही रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एटॉमिक एनर्जी और आणविक ऊर्जा देखेंगे। और उससे पहले भी जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, कोयला है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये सारे संसाधन
हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कौन सी हैं, जैसे कि हमारा एयर वायु सेक्टर हो गया, वायु सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं। ठीक, आप प्लेन्स उड़ते हुए नज़र डालते हैं, कई सारी चीज़ें है ना। स्थल पर आप मेट्रो सेवा अभी हाल फिलहाल में जो है आपको देखने को मिल रही हैं काफ़ी तेज़ी से। साथ ही साथ जो नई रेलवे लाइंस हैं वो बिछनी चालू हो गई हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बिछने चालू हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि कई हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज दे रही है। इसके कारण जब रोड अच्छे होंगे, जब सेवाएं सुलभ होंगी, हम लोग आवाजाही का जो माध्यम है वो सुगम होगा, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार कर लें, चाहे कुछ भी जो है अवसर का जो है क्या है हम सृजन कर सकते हैं। तो ये भी एक रोजगार का क्या है माध्यम बन जाएगा। और देश में क्या है इस तरीके से अगर रोजगार पैदा होंगे तो देश में जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी, उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी, तो इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। और हम लोग कई सारे देशों में क्या है ट्रेड करेंगे तो हमारे देश में और ज़्यादा पैसा आएगा और हमारी जीडीपी फिर से ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये जो है आप पूरी की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, इस सब का सब जो है आप ज्योग्राफी जैसे टॉपिक में, इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बताइए इंटरेस्टिंग है या नहीं। मैं आपको आखिरी दम तक यही बात कहूँगा। फिर हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक राजनीति का जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्लास 9th में आप देखते आए होंगे कि वहाँ पर हम लोगों ने कई सारी चीज़ों की बात की थी। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है या नहीं, इस पर कई सारी डिबेट आयोजित की थी हम लोगों ने, राइट। तो क्लास 10th में क्या करेंगे हम लोग, उससे एक फीचर्स आगे बढ़ेंगे। जब हमने लोकतंत्र को समझ लिया, संविधान को समझ लिया, तो उसके आधार पर हम लोग ये समझेंगे अब संविधान में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्या एक्चुअल में वो भारत में उसी रूप में आपको देखने को मिलती हैं, या जो कॉन्सेप्ट संविधान में मौजूद हैं जैसे कि फेडरलिज्म, संघवाद, तो क्या उसका पूरी दुनिया में, चूंकि आज के समय में क्या है सारे के सारे देश, हम आमतौर पर सारे के सारे देश क्या है लोकतांत्रिक देश स्वयं को कहते हैं। तो क्या एक्चुअल में लोकतंत्र कहने से लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, इसकी पड़ताल हम लोग जब करेंगे तो वो जो है आप क्या है चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में मिला करके देखेंगे। ठीक है। वैसे ही आप देखते होंगे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपके देश में देखने को मिलती है, जाति पर आधारित, धन के आधार पर राजनीति करते हुए आप सुनते होंगे लोगों को। तो जब ऐसे मुद्दे जो है जब उठते हैं, ठीक है, महिलाओं से संबंधित हो, लैंगिक मसले हों, तो इन सारे के सारे बातों का या इन सारे सारे मुद्दों का जिसमें विचार विमर्श किया जा सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं हम लोग अध्याय 3 में समझेंगे। देखिए, ये भी आपके दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है कि नहीं। आए दिन आप लोग समाचारों में, टीवी चैनलों में लोकतंत्र की ये बारे में कह लीजिए या राजनीति के बारे में आप अक्सर जो है सुनते आए कुछ ना कुछ, राइट, कि फलाने हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो फलाने देश गए, है ना, सीएम हमारे यहाँ पर गए, या वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं संचालित कर रहे हैं। इन सारी की सारी चीज़ों का आपके लिए क्यों जो है ये लोग परेशान, बिकॉज वी आर दी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, और वी आर दी मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब चूंकि हम लोग जो है क्या है संविधान चूंकि हम लोगों ने ही बनाया है, तो ये सब के सब क्या है उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आने वाले क्या है एक माध्यम है। इसीलिए जो है दैट इज वाई वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ग्रेट पावर। ठीक है, हम ही हैं जो जिसे जो है जो कि देश को चला रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या है हमारे रिप्रेजेंटेशन के तहत या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हम लोगों ने चुन करके जो है चुनाव के माध्यम की से जो है चुन करके उनको सरकार के रूप में जो है चयनित किया है, तो वो जो है क्या है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो उससे जुड़े कई सारे मसले हैं वो हम लोग देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं हम लोग समझेंगे, फिर आउटकम देखेंगे कि लोकतंत्र अच्छा है या नहीं। बहुत सारी डिबेट इसी बात पे होती है कि भारत में लोकतंत्र है वो अच्छा है या नहीं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। वैसे ही देखिए इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, तो जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे तो संसाधन देखे थे, वैसे ही अब हम लोग उन संसाधनों का उपयोग करके कैसे विकास करेंगे ये समझेंगे कि आखिरकार विकास के क्या मायने हैं। एक
लोग के लिए जो है विकास के मायने कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए आप आपकी सरकार जो है एक जगह पर डैम बनाने की शुरुआत करे, और उस डैम वाली जो जगह है आसपास की जो बांध जिससे बनाया जाना है, जहाँ पर बनाया जाना है, वहाँ पर ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं। तो अगर जो है सरकार उनको हटा करके विस्थापित करती है और उनके लिए जो है किसी भी प्रकार का कार्य न करें या उनको अतिरिक्त रोजगार न दें, आवास की सुविधा न दें, तो ऐसे में क्या होगा? वो लोग मेन मुख्य धारा से क्या होंगे? हट जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपका एक विकास का आईना तो चमक जाएगा, है ना? डैम बनने से शहरों को बिजली तो पहुंच जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र, वो जो पिछड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र रहेगा, वो और ज़्यादा पिछड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? आर्थिक असमानता, क्षेत्रवाद बढ़ेगा। इससे कई सारे सांप्रदायिक जो झगड़े हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तब आपको एक विकास का दायरा समझ में आएगा कि एक्चुअल में विकास के मायने क्या है। फिर हम लोग जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारत अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं? मुख्य तौर पर 3 क्षेत्र आप देख पाते हैं भारत किसी भी इकोनॉमिक्स की कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना? प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो भारत में किस तरीके से जो है अ, इन तीनों क्षेत्रों का आज के समय कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वो भी हम लोग समझेंगे। क्यों ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो विनिर्माण क्षेत्र है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसे द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, वो डेवलप सही तरीके से नहीं हो पाया, और इसके कारण क्या है, हम आज चाइना और यूएसए या यूरोप की कंट्रीज से पिछड़े हुए हैं। इवन जापान इतना सा कंट्री है, उससे भी हम लोग क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो फिर हम लोग जो है ये देखेंगे कि आखिरकार मनी और जो साख है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के दौर में कुछ ना कुछ, चाहे कुछ भी हो, वो मनी से संचालित हो रही है, ठीक है, कोई भी गतिविधि। तो इसीलिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बैंकिंग सिस्टम क्या है, करेंसी क्या है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानें। इकाई 2 आपकी वैश्वीकरण से संबंधित होगी कि भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं बता दूं, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि एक देश या कई सारे जो देश हैं, सभी देश मिल करके दूसरे देशों के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए व्यापार मुक्त तरीके से करें, ताकि किसी भी देश के साथ में भेदभाव ना हो सके। और वैश्वीकरण इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि आपकी जो सीमाएं हैं वो किसी भी देश पर आरोपित ना हो। सबका सब, सारे के सारे देश क्या है, अपने देश की सीमाएं खोल दें, जिससे कि व्यापार क्या है, मुक्त होने लगे, आदान प्रदान मुक्त होने लगे, आवाजाही मुक्त हो जाए। तो यही जो है वैश्वीकरण की संकल्पना है। तो जब ऐसा होगा तो यकीन मानिए इसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ गरीब देश होंगे, कुछ अमीर देश होंगे, तो वो अमीर देश जो है गरीब देशों का शोषण करने में लगते हैं, है ना? कहा नहीं जाता है कि अक्सर जो है आज़ादी किसी लोग को दे दी जाती है, या सभी लोगों को आज़ादी आज़ादी अगर दे दी जाए विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो ऐसे में जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो क्या है, कमज़ोर का शोषण कर लेगा। तो फिर हम लोग इस तरीके से कई सारे मुद्दे समझेंगे। फिर हम लोग कंज्यूमर राइट देखते हैं। आज आपको मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसकी स्पेसिफिक आप जांच करते हैं कि वो एक्सपायरी डेट क्या है, अगर आप खाने से जुड़ी कोई भी वस्तु खरीद रहे होते हैं, राइट। तो आखिरकार अगर आपको कोई भी जो दुकानदार है वो अगर गलत चीज़ दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपके क्या क्या अधिकार हैं वो आप जो है इस चैप्टर से पढ़ करके जान लेंगे, राइट। देखिए कितने इंपॉर्टेंट जो है आपके मैंने टॉपिक बताए। तो ओवरऑल ये सारे के सारे जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, और मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू दिया जो 70 मार्क्स जो है आपके कैरी करते हैं। 30 मार्क्स में मैंने आपको बताया किसी अलग वीडियो में उसके प्रोजेक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और प्रोजेक्ट की फाइलें आपको कैसी बनानी है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ आवर लेक्चर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।